पाकिस्तान की राइट नाउ सिचुएशन ऑन अ वॉर ग्राउंड बात करें तो कहाँ है इस टाइम, कहाँ पे पॉलिटिक्स इसी वजह से ही की जा रही है मोदी की जानिब से कि हम बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का खात्मा करेंगे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी काबिलियत हिंदुस्तान से कहीं कम है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग एयरफोर्स, उसको स्कूल टीम ना समझा जाएगा। इस तरीके से वेनेजुएला वाले सिनेरियो बना, उसके बाद क्या पाकिस्तान का भी तो हम देखें पलड़ा भारी है, क्या हम कश्मीर को रेस्क्यू कर सकते हैं उस तरीके से? ट्रंप ने 60 दफा बात कर ली है, 62 दफा बात कर ली कि फाइटर जहाज मारे गए। वो कहते हैं मैंने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई जी, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जी। 3 दफा उन्होंने कॉज को इफेक्ट एड्रेस किया। कॉज कश्मीरी है, सही बात है। थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त फैसले कर रहा है वो चाहता क्या है? क्या वो ज़ायनिस्ट सोच उसके पीछे इन्फ्लुएंस्ड है या वो कोई नई सोच लेके आ रहा है? जब हम लीडर्स को देखते हैं इंटरनेशनल तो वो स्टेट्समैन होते हैं। ये स्टेट्समैन कम है, ये एक बिजनेसमैन ज्यादा है कि मैं आपको ये ऑफर करूंगा, आप ये करेंगे, और अगर आप मुझे ये नहीं करेंगे तो मैं आपको ये रोक लूंगा। तो वो समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही फाइनल एक वर्डिक्ट है, आप या मेरे साथ हैं या मुखालिफ। वो यूएसए के प्रेसिडेंट है और सुपर पावर है यूएसए, इससे बढ़कर एक पर्सनैलिटी के लिए क्या ही हो सकता है ना सर खालिद साहब? एक कमाल ये है कि उनको मीडिया में रहने का फन आता है। तो देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में निकाल दें तो मुझे नहीं समझ आती मीडिया आज इंटरनेशनल क्या करेगा। बाइडेन का जमाना देखिए, कितने साल, जितने साल उनको 4 साल हुकूमत रही, कितनी दफा बाइडेन का जिक्र होता था चैनल पे। आप कहते हैं वो स्टेट्समैन कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। पहले ट्रंप भी बन चुके हैं सदर, बिजनेसमैन बनने के चक्रों में ये किस लिमिट तक जा सकते हैं? वो बेडरूम से जाके उनको उठा लिया सर, इससे बड़ी क्या ही अलार्मिंग बात हो सकती है सर? The powerful, the strong must do what he should and the weak should suffer what he must. तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ वो कहते हैं मैं मैन ऑफ पीस हूँ और एक तरफ वो अनरेस्ट भी ऑब्वियसली, तो एक तरफ वो ऐसी चीजों पे एंगेज कर रहे हैं जो ईरान के खिलाफ हुआ, जो वेनेजुएला में हुआ। कि जहाँ हमने फेज 1 में भी इसका साथ दिया, इस अमन मुआहिदे का, फेज 2 में भी हम साथ हैं बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, फेज 3 क्या है फिर? क्या मुस्लिम कंट्रीज वो अब्राहम अकॉर्ड वाले पार्ट बन जाएंगे? मेरा ख्याल है कि जो सऊदी अरब भी कह रहा है और पाकिस्तान का भी ये स्टैंड है कि जब तक फलस्तीन स्टेट नहीं बनती हमें नहीं कबूल करना। अगर हम बात करें कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है इस टाइम अपोजिशन में डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप रूस और चाइना को कहाँ देखते हैं? और अफसर था एयरफोर्स में, उस वक्त तो कोल्ड वॉर चल रही थी, सोवियत यूनियन हमारे बॉर्डर पर बैठा था पाकिस्तान। नेचुरल जिसको कहते हैं ना गिफ्टेड, इस दुनिया को एक चेक एंड बैलेंस था। अमेरिका को भी सोचना पड़ता था कि सोवियत यूनियन काउंटर कर देगा इस तरीके से। उस एम्ब्रॉयल हुआ है खुद ही यूक्रेन में। ठीक है, चाइना इंटेंशनली फोकस नहीं करना चाहता कॉन्फ्लिक्ट्स पे, वो अपनी तरक्की पर फोकस करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एजीएन पॉडकास्ट के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है पॉडकास्ट के लिए, मेरे ख्याल में अवाम नास के बहुत सारे क्वेश्चन है इस रिलेटेड, और बहुत सारे जो पिछले हमने पॉडकास्ट किए तो बहुत सारे हमारे नाजरीन का ये मुतालबा था कि हमें इंटरनेशनल ख़ास तौर पे जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो सफारतकारी हर मुल्क इस वक्त कर रहा है, मैं कहता हूँ कि ये जो दौड़ है वो इस तरीके की दौड़ है कि हर मुल्क इस दौड़ में है कि हम डोमिनेंस जो है हमारे पास आए, या हम जो है अपना मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर देखें तो जिस तरीके से पोस्ट वॉर सिचुएशन बनी पाकिस्तान और इंडिया के बाद, तो हमने बड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरीके से डिप्लोमेसी हुई और हमें पजीराई मिली, उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के फैसले देखने को मिले, हमारी तो यूएसए के साथ कुर्बत बढ़ी, लेकिन जहां हम वेनेजुएला वाला सिनेरियो देखें या ईरान की बात करें या हम गाज़ा वाली सिचुएशन को देखें, तो वहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया के मामलात हैं, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, और अमेरिका की दोस्ती के बाद चाइना की दोस्ती में बहुत सारे जो है वो सवालात वो भी उन्होंने जन्म लिया है। इसी हवाले से आज डिटेल एक पॉडकास्ट करेंगे। मैंने इनवाइट किया है जनाब एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हम आगाज़ सबसे पहले हम नाज़रीन को समझाना चाहते हैं कि 2025 बड़ा ही ऐसा रहा कि डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिली, और 2026 के स्टार्ट में ही आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। मैं स्टार्ट सबसे पहले लूँगा डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त फैसले कर रहा है वो चाहता क्या है? क्या वो ज़ायनिस्ट सोच उसके पीछे इन्फ्लुएंस्ड है या वो कोई नई सोच लेके आया? बहुत शुक्रिया उमर आपका और आपके चैनल का, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये दुनिया बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाहते हैं जी। मैं खुद भी अभी तक इसलिए नहीं समझ पाया कि उनकी एक मूव दूसरे से मैच नहीं करती, बिल्कुल या जो वो कहते हैं वो अमल दरामद नहीं होता। जी।
देखिए पहला फ़र्क जो प्रेसिडेंट ट्रंप का है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि आम तौर पर लोग जब हम लीडर्स को देखते हैं इंटरनेशनल तो वो स्टेट्समैन होते हैं, जी। पॉलिटिशियन आमतौर पे। स्टेट्समैन का मतलब ये है कि वो अपने मुल्क का सोचते हैं, अपनी जी। नेशनल इंटरेस्ट का सोचते हैं, फिर जिसके दूसरे मुल्क के साथ उनकी नेशनल इंटरेस्ट होती है उसके बारे में सोचते हैं, फिर दोनों मुल्क की कोलैबोरेशन के बारे में सोचते हैं कि कैसे बात की जा सकती है, फिर वो म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट्स ढूंढते हैं और नेगोशिएट करके इंसेंटिव देते हैं दूसरे मुल्क को। जी। लेकिन ये स्टेट्समैन कम हैं, ये एक बिजनेसमैन ज़्यादा है, अच्छा। क्योंकि सारा उन्होंने कारोबार किया, बहुत बड़ी एम्पायर है उनकी बिजनेस की, तो वो कारोबार की तरह का समझते हैं। कारोबार का मतलब ये होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, वो एक डील चाहता है। डील का मतलब ये होता है कि मैं आपको ये ऑफर करूंगा, आप ये करेंगे, और अगर आप मुझे ये नहीं करेंगे तो मैं आपको ये रोक लूंगा। यानी कि ये नहीं वो देखते कि आपका बेनिफिट और मेरा जो बेनिफिट है उसकी कन्वर्जेंस कैसे है, वो ये देखते हैं मेरा फायदा ये है। और ख़ास तौर पे क्योंकि सुपर पावर के हेड हैं, सबसे ताकतवर इंसान है इस वक्त ग्लोब के ऊपर, तो वो समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही फाइनल एक वर्डिक्ट है, आप या मेरे साथ हैं या मुखालिफ हैं। पहली बात ये। दूसरा एक और एलिमेंट उनका ये है कि आमतौर पे जो बड़े लोग होते हैं, ये लीडर्स होते हैं, वो अपनी जुबान को मसलों के हल के लिए यूज़ करते हैं। वो करते हैं पावर कन्वे करने के लिए, अपनी इंटेंशंस करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी बताने के लिए। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा फैक्टर वो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज करते हैं अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी का मतलब है अनश्योर हो, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते क्या हैं, कब क्या कर गुजरेंगे, कह रहे हैं तो यही होगा कल के नहीं होगा। ये अनसर्टेनिटी जो एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, उसको वो एज अ टूल ऑफ कोर्शन यूज करते हैं। दैट मीन्स कि दूसरे मुल्क को वो डिफेंसिव रखते हैं। ईरान का क्या हुआ, आपने देखा कि लॉक्ड एंड लोडेड जहाज हमारे खड़े हैं, ईरानी मुजाहिरीन को कहा हम पहुंच रहे हैं, फिक्र ना करो। क्या मतलब है ये वो अनसर्टेनिटी लीडर्स के ज़हनों में, ईरानियन लीडर्स के ज़हन में ये डाल रहे थे कि मैं पता नहीं कल क्या कर गुजरूंगा, किया नहीं फिर। तो ये अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है जो इसको अपने हक में, जुबान को अपने हक में, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, तो आई थिंक होलसम ओवरऑल देखा जाए तो वो सिलेक्टिवली अपनी कोई इंटेंशन जाहिर करते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है मुश्किल होता है उनकी माइंड को, उनके प्लान को रीड करना। और जाहिर है आपने देखा कि वो सुपर पावर है इस वक्त, उनके पास बैक भी बहुत है, मिलिट्री माइट है, तो वो वेनेजुएला हो, ईरान हो, कोई और इशू हो जिसको चाहते हैं कि मेरी ही मानी जाए। इस तरह आपने बात की कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और सुपर पावर है यूएसए, इससे बढ़कर एक पर्सनैलिटी के लिए क्या ही हो सकता है ना सर खालिद साहब, अब कि जब आप ये मुतालबा कर दें कि मुझे नोबेल इनाम नहीं मिला, नहीं असल में अवाम को ये समझाए तो सही कि वो ऐसा क्या ही तमगा है जो वो चाहते हैं, और उसके मिलने के ना मिलने के बाद नॉर्वे के वज़ीर आज़म को लेटर लिखना और फिर ये कहना कि आपने मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया, अब मैं सिर्फ अमेरिकन के लिए करूँगा, अब तो मैं अमन का ख्वाह नहीं हूँ। मेरा ख्याल है उनके पास एक कमाल ये है कि उनको मीडिया में रहने का फन आता है। अच्छा मतलब आप लोग देखें, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में निकाल दें तो मुझे नहीं समझ आती मीडिया आज इंटरनेशनल क्या करेगा। सही बात आप बाइडेन का जमाना देखें, कितने साल, जितने साल उनको 4 साल हुकूमत रही, कितनी दफा बाइडेन का जिक्र होता था चैनल्स पर, एक रूटीन में, बहुत कम। ये प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना हम सुबह उठते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान चल रहा होता है, पिछले वाले पे तबसरे हो रहे होते हैं, नया आ चुका होता है, फिर अगले दिन उस पर तबसरे हो रहे होते हैं, एक और नया आ चुका है। तो आई थिंक उनको रेलेवेंस है। तो वो नॉट कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई उनकी अकल समझ कम है, लेकिन आई थिंक उनको टेक्निक है, अमेरिका को भी रेलेवेंट रखते हैं, खुद भी रेलेवेंट रखते हैं, और इतना ज्यादा बोल जाते हैं। जो पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि एक ही लेट्स यू कीप गेसिंग, तो वो आप गेस वर्क में ही रहते हैं। अब ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को ही पता है कि उन्होंने एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना जो वो कह रहे हैं। अच्छा, आपने फाइनल वर्डिक्ट की बात की कि वो चाहते हैं कि मेरी जो बात हो वो फाइनल यस और नो होना चाहिए, और इसमें वाकई सदाकत है। और दूसरी जानिब आपने अमेरिका को रेलिवेंट की बात की। एक है स्क्रीन के ऊपर रेलिवेंट रहना या स्क्रीन पे कह देना यस और नो की बातें, क्या ऑन अ ग्रास रूट या अगर हकाइक देखें, क्या अब रेलिवेंट है अमेरिका वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर? एब्सोल्युटली। उसकी वजह ये है, देखिए पहले बहुत सारे फैसले एक ही तरीके से होते थे, वो होते थे इनसाइड ऑन द टेबल। अब बहुत सारे फैसले होते हैं परसेप्शन, नैरेटिव एंड ऑन मीडिया। यानी पहले हेड्स ऑफ द स्टेट, खास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो तो वो आपके साथ इंडोर करेगा, प्रेशर उधर भी डालते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उधर प्रेशर नहीं डलता होगा, जब अमेरिका इंडोर बातें करता होगा या अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई नेगोशिएट करता होगा तो इसका मतलब प्रेशर नहीं करता होगा, लेकिन अब वो पब्लिक में विजिबल कर देते हैं। यानी क्वेश्चन जो है वो नजर आती है कि एक आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, एक क्वेश्चन हो रही है, एक परसेप्शन बनाई जा रही है लोगों के ज़हनों में, उस पे बेस करके वो ज़्यादातर फैसले कर रहे हैं आजकल। ठीक है। अच्छा, आपने बिजनेसमैन की बात की, आप कहते हैं वो स्टेट्समैन कम है, बिजनेसमैन ज़्यादा है। पहले ट्रंप भी बन चुके हैं सदर, ये बिजनेसमैन बनने के चक्रों में ये किस लिमिट तक जा सकते हैं सर?
دیکھیے یہ اگر مجھے پتا ہو تو شاید میں نہیں دیکھیں ایگزامپل یہ ہے نا سر، اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک سوورن اسٹیٹ کا لیٹن امریکہ کی وینزویلا کی بات کریں، وہ بیڈ روم سے جا کے ان کو اٹھا لیا سر، اس سے بڑی کیا یہ الارمنگ بات ہو سکتی ہے سر؟ میں آپ کو ہسٹری سے ایک مثال دے دیتا ہوں جی ہم بچپن سے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی مائٹ از رائٹ سنتے آئے تھے جی تو شاید سمجھ ہم شاید نہ پائے ہوں. بالکل. میں جو ایئر فورس کی طرف سے جب میں سروس میں تھا تو مختلف وار کورسز میں پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، تو ہم کچھ تھیوری پڑھا کرتے تھے پاور کے بارے میں اور پڑھایا بھی کرتے تھے، اور میں سمجھتا تھا یہ اب تھیوری ہی ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. ایک جنرل تھے ایتھنس کے، یونان کے، 2500 سال پہلے پیدا ہوئے، 60 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سال پہلے. تو وہ انہوں نے ایک پاور کو ڈیفائن کیا تھا، یوں سمجھ لیں، اور میں جب پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا یہ تھیوری رہ گئی. وہ توسیڈس نام تھا اس کا جنرل کا. انہوں نے انگریزی میں کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ the powerful, the strong must do what he should and the weak should suffer what he must. جس کا مطلب ہے کہ طاقتور جو مرضی کر گزرتے اس کو کر گزرنا چاہیے، اور جو کمزور ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے، جو اسے کرنا چاہیے. تو 2500 سال پہلے تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ اب ویلڈ نہیں ہے. آج دیکھیں اتنی سیوک سینس ہے لوگوں میں، ایک اورینٹیشن ہے، اویئرنیس، میڈیا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل آپ کا ڈیوائس ہے جو آپ بات کرتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیں یہ ہو رہا ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں میں مین آف پیس ہوں، اور ایک طرف وہ انریسٹ بھی آبویسلی. تو ایک طرف وہ ایسی چیزوں پہ انگیج کر رہے ہیں جو ایران کے خلاف ہوا، جو وینزویلا میں ہوا، جو گرین لینڈ پہ ہونے جا رہا ہے موسٹ لائکلی. وہ کیا ہوگا؟ کوئی پیس کی طرف تو نہیں اشارہ کرے. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کا کیا ہے؟ دیکھیے پہلے امریکن پریزیڈنٹ کو ایک بہت بڑی بیکنگ ہوتی تھی، مورل گراؤنڈ ہوتا تھا، ایک یونائٹڈ نیشنز کی بیکنگ، کیونکہ وہ جیسے ہی جھوٹی سچی ایک ریزولوشن پاس ہو جاتی تھی. سمبولک ہی صحیح، عراق پر حملہ کرنا ہے اقوام متحدہ نے کہہ دیا، لیبیا پر کرنا ہے ہاں جی ویپنز آف ماس ڈائریکشن ہے ہاں جی یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا، افغانستان پر کرنا ہے آ جاؤ جی نیٹو کے ملک آ جاؤ ہم نے حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کی بیکنگ ہوتی تھی نمبر 1. نمبر 2 ہوتی تھی نیٹو کی سپورٹ. اب کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز غازہ میں نظر نہیں آ رہی اس طرح، بالکل. نیٹو خود ڈس انٹیگریٹڈ ہوتی نظر آ رہی ہے، جو گرین لینڈ پہ جب سے کلیم کرنا شروع کیا. چائنا، روس ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، انڈیا کو آئے دن ڈانٹتے رہتے ہیں. تو کون سا اسٹرانگ سیگمنٹ اس گلوب کا بچا ہے جو ان کے حق میں اس وقت ہے؟ ابھی نیا بنا دیا نا سیگمنٹ سر، بورڈ آف پیس، اس کی طرف ہم آتے ہیں. بورڈ آف پیس کی طرف مجھے سر یہ بتائیں کہ جو ٹرمپ کی سفارت خاری ہے، اب اس کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز اپنا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے روس کی بات کی یا چائنا کی بات کی، اور جیسے برکس انہوں نے بنایا، تو وہ ان کی ایک کوشش ہے کہ یونیپولر ڈائمینشن کو ذرا سائڈ پہ کر کے اب ملٹی پولر ڈائمینشن کی طرف جایا جائے. تو یہ کیا آپ کو اس کو اپ کمنگ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نہیں دیکھیے، جب تک پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رول بیسڈ اس وقت ہم نے لا رکھنا ہے دنیا میں یا اسٹرینتھ بیسڈ لا رکھنا ہے. یعنی رول بیسڈ یہ ہے کہ آپ میرا گریبان نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ گریبان پکڑ لیں گے. تو یہ رول بیسڈ نہیں ہوا، یہ اسٹرینتھ بیسڈ ہوگا. تو اس وقت اسٹرینتھ بیسڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی. گرین لینڈ ڈینمارک کا ہے، نیٹو ملک وہاں پہ کرتے ہیں. ان کو ملٹری بیس دیا گیا تھا، ان کے ریڈار ابھی بھی ہیں، اور ریڈار کیا کیے گئے تھے، اور پورے نیٹو نے ملٹریلی آپ نے نوٹ کیا کہ اس طرح گرو نہیں کیا. آلموسٹ انہوں نے اپنی ساری سیکورٹی امریکہ کو آؤٹ سورس کی ہوئی تھی ورلڈ وار کے بعد. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب شاید ان کو ریگریٹ ہو رہا ہو، سارے جو یورپین ملک ہیں، جو ویسٹ ہے، جو نیٹو کے خاص طور پر ملک ہیں، کہ ہم نے امریکہ کو کیوں آؤٹ سورس کیا. جس دن امریکہ ہی ہمارے سے ناراض ہو گیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ اب بہت سارے ملکوں کو یہ ڈیلیما ہے. تو آئی تھنک یہ نیو ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ تک محدود رہتا ہے، یا ان کی بیکڈ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو ویل تھاٹ آؤٹ تھنک ٹینک پیچھے یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہی یونائٹڈ نیشنز ہیں، ہم ہی کسی ملک جب ہمیں پسند آئے گا، چاہے وہ وینزویلا ہو، چاہے وہ گرین لینڈ ہو، چاہے وہ بگرام بیس افغانستان میں ہو، وہ ہماری مرضی ہوگی کہ ہم نے کب اس پر قبضہ کر لینا ہے اور کس لیڈر کو اٹھا کر ہم نے لے آنا ہے.